सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचाने से यूट्यूब चैनल बोले तो एग्जाम कोच पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे भावी शिक्षकों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, आशा है विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त और होंगे आप व्यस्त। तो इसी व्यस्तता से अपने जीवन क्लास को आगे बढ़ाते हुए उसी श्रृंखला से आपको जोड़ने का प्रयास करता हूं जहां पर गए थे आपको हम छोड़कर। बोले तो वही संधि वाली श्रृंखला जो हमारी चल रही थी, वहां पर हम लोगों ने संपूर्ण संधियों में संपूर्ण स्वर संधि की वार्ता कर ली थी। संपूर्ण स्वर संधि को मैंने जान लिया था, समझ लिया था, और उसके बाद हमने स्वर संधि के अपवाद भी पढ़े। अब जो हम आज पढ़ने वाले हैं वही स्वर संधियों का जो दूसरा प्रकार था, बोले तो व्यंजन संधि। कौन सी संधि? बोले तो व्यंजन संधि। मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही व्यंजन संधि होती क्या है भाई साहब। जो व्यंजन संधि होती है, अब इसमें क्या होगा, स्वर, जैसे स्वर संधियों में क्या होता था कि स्वर के बाद क्या होता था, कोई स्वर, जब स्वर वर्णों का आपस में मेल होता था तब वहां पे स्वर संधि होती थी। अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर चाहे व्यंजन के बाद स्वर आए, या यूं कह लो चाहे व्यंजन के बाद व्यंजन आए। समझ में आया? अब चाहे व्यंजन के बाद स्वर आए और चाहे व्यंजन के बाद व्यंजन आए, तो वहां पर संधि कौन सी होती है? वहां पे होती है आपकी कौन सी संधि? वहां पे होती है आपकी व्यंजन संधि होती है। समझ में आया? जैसे आप पढ़ते हो, एक उदाहरण है, जैसे वाक धन ईशः, वाक धन ईशः। अब यहां पर क्या है, पूर्ववर्ण का है, मतलब व्यंजन है, इधर एक स्वर है, तो इधर व्यंजन आया है। चाहे, कहने का मतलब चाहे व्यंजन से स्वर मिले और चाहे व्यंजन से व्यंजन मिले, तो वहां पर संधि कौन सी होती है? वहां पर होती है आपकी व्यंजन संधि होती है। समझ में आया? अब जैसे सत धन चित है, सत धन चित, यहां पर भी व्यंजन, यहां पर भी व्यंजन। समझ में आया? अब चाहे व्यंजन के बाद व्यंजन आए, चाहे स्वर के बाद स्वर आए, वहां पर संधि कौन सी होती है? वहां होती है आपकी व्यंजन संधि होती है। ये तो रहा व्यंजन संधि किसे कहते हैं, है ना जी। ये जो बना है, चाहे व्यंजन के बाद स्वर आए, चाहे स्वर के बाद व्यंजन आए, संधि हमेशा होगी कौन सी? कौन सी कौन सी कौन सी? तो कहोगे व्यंजन संधि होती है। अब व्यंजन संधियों में भी हम प्रकार पढ़ते हैं, जैसे आपने स्वर संधियों में पढ़ा था, स्वर संधियों में दीर्घ पढ़ा था, गुण पढ़ा था, वृद्धि पढ़ा था, वैसे ही हम यहां पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे जो पहली संधि आती है वो आती है च्युत्व संधि। कौन सी संधि? च्युत्व संधि। बोलो बोलो बोलो, मुंह को खोलो, कुछ तो बोलो, बोलो बोलो क्या? तो बोलेगी तो च्युत्व संधि होती है। समझ में आया? कौन सी संधि होती है? होती है च्युत्व संधि। और इस संधि का जो सूत्र होता है बहुत अच्छा सा, प्यारा सा, बढ़िया सा, बोलते हैं क्या, कहते हैं क्या, उसको बोलते हैं स्तोह। क्या बोलते हैं? स्तोह चुनाश्चुः। क्या? स्तोह चुनाश्चुः। लिख लो भैया, आप लो। ये क्या है आपका? ये है सूत्र। सूत्र क्या है? स्तोह चुनाश्चुः। संधि का नाम है च्युत्व संधि। च्युत्व संधि करने वाला सूत्र कौन सा होता है? तो कहते हैं स्तोह चुनाश्चुः। बोलो बोलो बोलो, स्तोह चुनास्तुः। अब इस सूत्र का मतलब समझ लो, इस सूत्र का अर्थ समझ लो, बढ़िया से समझ लो। एक पद है यहां पे, क्या एक शब्द है स्तोह। स्तोह से तात्पर्य क्या है? सकार, सकार, जैसे मैंने आपको व्याकरण बताया है, कहीं लिखा होगा सकार तो मतलब सा, कहीं लिखा होगा ककार तो मतलब का, कहीं लिखा होगा नकार तो मतलब ना, कहीं लिखा होगा मकार तो उसका मतलब क्या होता है? मां होता है। समझ में आया? अब यहां पर लिखा है स्तोह में दो चीजें हैं, सा और तोह। सा का मतलब सकार, तोह का मतलब
तवर्ग क्या होता है? स्तो का मतलब क्या होता है? सकार और तवर्ग। एक शब्द है यहां पे, कौन सा? एक शब्द है यहां पे क्या? चुना। क्या है? और एक शब्द है चूह। एक शब्द क्या है? क्या है? चुना। क्या है जी? चुना है। और एक शब्द है चूह है। क्या है? चूह है। समझ में आया? एक शब्द है स्तोह। ऐसे लिख लेते हैं, फिर इसका मतलब लिखते हैं, है ना जी? ऐसे कर लेते हैं। हाँ जी, यहाँ क्या है? स्तोह है। क्या है? स्तोह है। सबका मतलब जान लो। स्तोह का मतलब मैंने बताया, स, या यूं कह लो सकार, या फिर और तवर्ग। ठीक है? स्तोह का मतलब। स्न का मतलब क्या हुआ? शकार और चवर्ग। चूह का मतलब क्या हुआ? इसका भी मतलब हुआ शकार और चवर्ग। समझ में आया? इतनी चीजें इस सूत्र में समाहित हैं। अब मैंने आपको हमेशा बताया पूर्वर्ण, परवर्ण और संधिवर्ण। पूर्वर्ण में क्या हो, परवर्ण में क्या हो और संधिवर्ण क्या हो, तो संधि कैसे बनेगी ये आप जान लेंगे, समझ लेंगे। इतनी चीजें हैं, इनको व्यवस्थित रख दो, काम हो जाएगा। सीधा सीधा मतलब इस सकार और तवर्ग, शकार और चौर, सकार और चौर्ग। यहां पर शकार और चवर्ग दो बार आया है। तो एक जो सकार और चवर्ग है वो परवर्ण या पूर्वर्ण के संदर्भ में आएगा, और जो दूसरा सकार और चवर्ग है वो आदेश वर्ण है। ठीक है? और जो सकार और तवर्ग है ये पूर्वर्ण है। ध्यान दीजिए। अब इसका सीधा सीधा मतलब ये है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो या ऐसे समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो? कि सकार और तवर्ग के चाहे बाद में क्या हो, सकार या तवर्ग के बाद में चाहे शकार या चवर्ग हो का वर्ण हो, शकार या चवर्ग का वर्ण हो, चाहे उसके पहले शकार या चवर्ग का वर्ण हो। वो स्वर संधि की तरह नहीं है, वहां पे एकदम पर्टिकुलर नियम था कि आया आ के बाद ई उ री आए तभी गुण संधि होगी। अगर आ ई उ री पहले आ गया और ह्रस्व आ या दीर्घ आ बाद में आ गया तो वहां पर गुण संधि नहीं होती है। ऐसा था। किंतु यहां पर क्या है? ये सूत्र का अर्थ है, आज नियम लिखना चाहो, यदि सकार या तवर्ग के पहले, यदि सकार या तवर्ग के पहले या फिर बाद में क्या हो, शकार या चवर्ग का वर्ण हो, सकार या तवर्ग के पहले या बाद में सकार या चवर्ग का योग हो। ऐसा नियम नहीं कि बाद में आए, पहले भी आ सकता है सकार या चवर्ग। समझ में आया? तो वहां पर क्या होता है, इस सकार या तवर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? शकार और चवर्ग आदेश हो जाता है। समझ में आया? सकार या तवर्ग के पहले या बाद में शकार या चवर्ग का वर्ण हो, तब क्या होगा? इनका योग हो। इसीलिए ये नहीं कहा गया कि ये वर्ण हो, इनका योग हो। यहां पर महज योग होने की बात कही गई है। इसके बाद ये आए ऐसा बिल्कुल नियम नहीं है। नियम बस इतना है कि सकार या सा या तवर्ग के पहले चाहे वर्ण हो सकार या चवर्ग का, या इसके बाद में हो, इन दोनों का अगर योग हो रहा है, योग होना चाहिए, तो परिवर्तन कहां होगा? जहां पर भी होगा सकार या तवर्ग का वर्ण होगा उसी स्थान पे परिवर्तन होगा। तो कह रहे परिवर्तन क्या होगा? तो कह रहे अगर सकार का मतलब सा है तो वहां पे ये वाला सा हो जाएगा, और तवर्ग का वर्ण है तो तवर्ग के स्थान पर चवर्ग हो जाएगा। ऐसा इसका नियम है। ठीक है? और दूसरी तरीके से इसको समझना चाहो तो आप ऐसे कह सकते हो कि यदि ये सकार है, सकार का मतलब होता है, सकार मत लिखो, सीधे सा लिखो, है सा या तवर्ग का वर्ण है। ठीक है? उसके बाद क्या? शा या चवर्ग है।
तब क्या होगा, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, सा है तो शा हो जाएगा, तवर्ग है तो चवर्ग हो जाएगा। ठीक है, यही है इसका नियम, यही है सूत्र। अब ये जो मैंने लिखा शा या चवर्ग, चाहे इधर हो, चाहे मतलब चाहे बाद में हो और चाहे पहले हो, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। जो मैंने पीछे लिखा वही चीज है ना जी, और चवर्ग। ठीक, आई बात गई समझ में। चाहे सा या तवर्ग के पहले सा चवर्ग हो का वर्ण हो, चाहे सा तवर्ग के बाद में शा और चवर्ग का वर्ण हो, लेकिन तब क्या होगा, वहां पे स्तुत्व संधि हो जाएगी। और स्तुत्व संधि में जब वर्ण का परिवर्तन होगा, जब वर्ण का विकार होगा, तो कहां पे होगा, तो इस सा के स्थान, अगर सा है तो शा हो जाएगा, तवर्ग है तो चवर्ग हो जाएगा। समझ गए, आई बात समझ में। अब जो परिवर्तन होगा वो कैसे होगा, ये कुछ ऐसे होगा, देख लेते हैं। अगर ता, वर्ग में क्या क्या, ता, था, दा, धा और ना, इतने वर्ण आते हैं। अगर सा है तो कह रहे हैं सा के स्थान पर क्या हो जाएगा, तालव्य विषा हो जाएगा, तालव्य विषा हो जाएगा। अगर ता है तो तवर्ग का पहला वर्ण है तो चवर्ग का पहला वर्ण आदेश हो जाएगा, ता के स्थान पर चा हो जाएगा। था है वर्ग का, तवर्ग का दूसरा वर्ण है तो चवर्ग का दूसरा चा, छा, था के स्थान पर छा हो जाएगा। ठीक है जी। दा है ये तवर्ग का तीसरा वर्ण है तो चवर्ग का तीसरा वर्ण हो चा, छा, जा आदेश हो जाएगा। अगर इधर ता था दा, धा है, तवर्ग का चौथा अक्षर है तो चवर्ग का चौथा अक्षर आदेश हो, चा, छा, जा, झा हो जाएगा। ना है ये तवर्ग का पांचवा अक्षर है तो यहां पर चवर्ग का पांचवा अक्षर चा, छा, जा, झा, यहां आदेश हो जाएगा। ये है आदेश वर्ण, ये इसके स्थान पर ये आदेश हो जाएगा। समझ में आया, ये ऐसे कर सकते हैं। जिसके वर्ण पर, जिसके स्थान पर, इसको कहते हैं स्थानीय वर्ण। कौन सा वर्ण, स्थानीय वर्ण। जिसके स्थान पर आदेश होता है, नया वर्ण बनता है, वो स्थानीय वर्ण कहलाता है। और जो नया वर्ण बनता है उसको क्या बोलते हैं, आदेश वर्ण बोलते हैं। ठीक है जी, आदेश वर्ण बोलते हैं। कुल मिला के यही है सवा सा तवर्ग के स्थान पर सा और चवर्ग का होना। सा है तो शा, ता है तो चा, था है तो छा, दा है तो जा, धा है तो झा, और ना है तो यहां आदेश हो जाएगा। कब, ऐसा कब होगा, जब सा या तवर्ग के पहले या बाद में शा और चवर्ग का वर्ण आएगा तब। समझ में आया। चलते हैं एक उदाहरण देख लो, समझ लो। जैसे एक बहुत बढ़िया उदाहरण है, उदाहरण देख लेते हैं अगले। जैसे रामस, क्या है, रामस धन चिनोति, रामस धन चिनोति। अब कुछ नहीं है, देखो पूर्व में कौन सा वर्ण है, यहां पर योग होना चाहिए। बस योग किसका हो, एक तरफ सा या तवर्ग का वर्ण हो और एक तरफ तालव्य शा और चवर्ग का वर्ण हो, यही योग होना चाहिए बस। चाहे आगे हो चाहे पीछे हो। यहां पे मैं देखता हूं जो पहला पद है तो पूर्व वर्ण क्या है, यहां पे सा है, क्या है, सा है। उसके बाद क्या है, कौन सा वर्ण है, तो कहोगे चा है। चा है कि नहीं, क्या है भाई साहब। और कह रहे हैं चिनोती, तो क्या हो जाएगा, जब ये वाला नियम फॉलो हो रहा है कि नहीं, माफ कीजिएगा, हाँ ये वाला इधर सा या तवर्ग का, तवर्ग में ये सा है और उसके बाद कह रहे हैं सा या चवर्ग आए, तो ध्यान दे इधर आया है कि नहीं, चा आया है, चवर्ग का वर्ण है कि नहीं, चवर्ग का पहला वर्ण है। तो यहाँ पे संधि का नियम कौन सा लग रहा है, सा और चा का योग हो रहा है, तो यहाँ पे स्तुत्व संधि बन रही है। जब योग होता है तो परिवर्तन कहाँ होता है, परिवर्तन होता है सा और तवर्ग में। और परिवर्तन कैसा होता है, अगर सा है तो सा के स्थान पर तालव्य शा हो जाता है। तो इधर क्या है, सा है, इस सा के स्थान पर हम क्या कर देंगे, यहां पर हम कर देंगे तालव्य शा, कर दिया भैया। इधर कौन बचा था, इधर राम बचे थे, हैं, इधर राम बचे थे,
इधर चा है तो चा को वैसे लिख लो, चिनोती का चा है तो चिनोती पूरा लिख लो भैया, क्या हो जाएगा चिनोती। अब आपस में जोड़ दो मिला दो, क्या बन जाएगा रामस चिनोती, क्या बन जाएगा रामस चिनोती, फिर क्या बन जाएगा रामस चिनोती। समझ में आया। रामस चिनोती में कौन सी संधि है तो कहोगे च्युत्तो संधि है। कौन सी संधि है कहोगे च्युत्तो संधि है। किस सूत्र से संधि है तो कहोगे यहां पर आपकी जो संधि है वो स्तोह श्चुनाश्चु से बनी है। समझ में आया। एक उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे दुष्धन चरित्र, क्या जैसे क्या कहते हैं दुष्धन चरित्र, ठीक है। इधर क्या है सकार है बोले तो सा है, इधर चवर्ग का चा है चरित्र अस्तु। अब जब ऐसा हो इधर सा हो इधर चा हो, संधि कौन सी बन रही है यहां पर सा और चा का योग हो रहा है तो च्युत्तो संधि बन रही है। और जब च्युत्तो संधि होती है तो परिवर्तन हमेशा पूर्व वर्ण में होगा। सा के इतना ही याद रखना है, क्या याद रखना है, हमेशा जो वर्ण का परिवर्तन होगा भाई साहब हमेशा इस वाले पद में ही होगा, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो। परिवर्तन कहां होगा सा और तवर्ग में ही होगा परिवर्तन, और कहीं नहीं होगा। कभी भी आप इस वाले इधर सा और चवर्ग में या इधर वाले शा और चवर्ग में परिवर्तन नहीं करेंगे। परिवर्तन हमेशा ये सा और तवर्ग, क्योंकि यहां पे ये देखिए तालिका बनी हुई है। समझ में आया। आगे चलते हैं। मैंने क्या लिखा दुष्धन चरित्र। अब यहां पे शेष क्या बचा, यहां पे दुशेष बचा है। अब सा के स्थान पे क्या करना होता है तालब विषा करना होता है। ये क्या बन गया दुष, इधर क्या बन गया चरित्र। सब आपस में जोड़ दो भैया मिला दो, बन जाएगा वही जो आप बिल्कुल नहीं है दुष्चरित्र। समझ में आया। आई बात गई समझ में भैया। क्या 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 दुष्चरित्र। समझ में आया। अब देखिए अभी तक क्या सा और चवर्ग बाद में आता था। एक उदाहरण ऐसा भी देख लेते हैं जिसमें सा या चवर्ग पहले आता है। एक है याच धन ना, क्या एक मिनट रुकेंगे। आप एक उदाहरण लिखिए, लिखिए कौन सा उदाहरण लिखेंगे। उद धन ज्वला, क्या उद धन ज्वला, लिखो 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 छापो। उदधन ज्वला लिखो लिखो उदधन ज्वला। अब यहां पे पूर्वण में तवर्ग सा या तवर्ग ता था दा, ये तवर्ग का तीसरा अक्षर है क्या दा। इधर क्या है चवर्ग, यहां पे क्या है जा है। जा किसमें आता है चवर्ग में चा छा जा। चवर्ग का वर्ण है कौन सा ज्वला बोले तो। अब यहां पे जब ऐसा है ये इधर चवर्ग का वर्ण है इधर तवर्ग का वर्ण का योग हो रहा है, तब क्या हो जाएगा इस दा के स्थान पर क्या हो जाएगा उसी वर्ग का तवर्ग के स्थान पर चवर्ग। अगर तवर्ग का तीसरा वर्ण है तो वहां पे चवर्ग का तीसरा वर्ण आदेश हो जाएगा। जैसे यहां पर मैंने आपको बताया था कहां पर, यहां पर तवर्ग का तीसरा वर्ण दा है तो दा के स्थान पर चवर्ग का तीसरा वर्ण जा आदेश हो जाएगा, है ना जी। क्या बन जाएगा ये दा के स्थान पर क्या किया इन्होंने जा आदेश कर दिया। इधर ज्वला लिखा ही है, क्या लिखा है ज्वला लिखा ही है। बहुत लोग हैं वर्तनी के लिए उज्जवल देते हैं, तो यही अगर आपको च्युत्तो संधि पता है तो उज्जवल लिखना बहुत आसानी से सही हो जाएगा। आप ऐसे लिख लोगे, माफ कीजिए क्या लिखोगे उज्ज्वला, क्या लिखोगे उज्ज्वला। क्योंकि ये हलंत था तो इसको आधा कर दिया, ये आधा पहले से था तो हमने आधा लिख दिया, क्या बन गया उज्ज्वला। उज्ज्वला में संधि कौन सी है तो आप कहोगे उज्ज्वला में संधि कौन सी है तो च्युत्तो संधि है। उत्धन चारणम, क्या उत्धन चारणम, उत्धन चारणम। आप समझ गए होंगे। उत्धन चारणम क्या हो जाएगा ता है तवर का पहला अक्षर है और इधर चा है चवर का पहला ता और चा का योग होगा।
तब क्या होगा, परिवर्तन सा और तवर्ग में होगा। ता के स्थान पर तवर्ग का पहला वर्ण ता है, तो ता के स्थान पर वही चवर्ग का पहला वर्ण आदेश हो जाएगा। तो चवर्ग का पहला वर्ण चा है, इधर उच्च बचा, इधर चारणम है, कुछ नहीं करना है, मिलाए दो, जोड़ दो, का बन जाएगा उच्चारणम। क्या बन जाएगा, उच्चारणम। अस्तु कोपी समस्या तो नास्ति। आई बात कई समझ में। अब लिख लो जो मैं आपको बताना चाह रहा था, एक बढ़िया सा वाला याच, याच धन ना, याच धन ना, क्या क्या क्या, याच धन ना। अब क्या करना है भाई साहब, इधर चवर का वर्ण है, इधर क्या है, चवर का चा है, इधर क्या है, तवर्ग का ना है। तो मैंने कहा है जरूर, अभी तक क्या हो रहा था, जो तवर्ग का वर्ण था वो पहले आ रहा था, उत, जैसे उद, ये सब तवर्ग पहले आ रहा था, उसके बाद में चवर्ग आ रहा था। किंतु यहां पर अगर आप देखोगे याच धन्ना में ये जो चा है चवर्ग पहले आया है, तवर्ग बाद में आया है। तो ऐसा नहीं है कि यहां पे संधि नहीं होगी, क्योंकि आपने पढ़ा है शुरुआत में सा या तवर्ग के चाहे पहले शा या चवर्ग हो, चाहे बाद में शा या चवर्ग हो, तब परिवर्तन सा और तवर्ग के स्थान पर हो जाता है। बस हमको परिवर्तन सही जगह करना है, कुछ नहीं। यहां पे चा है, इधर ना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई साहब। देखा चवर का वर्ण है, तवर का वर्ण है, इन दोनों का योग हो रहा है, मतलब स्तुत्व संधि है। परिवर्तन लेकिन कहां पे करना है, ये ध्यान देना है। परिवर्तन हमें ना के स्थान पर करना है, और ना जो है तवर का पांचवा अक्षर है, ता, था, दा, धा, ना। ये तवर का पांचवा अक्षर है, और आप कहते हैं तवर के स्थान पर चवर्ग आदेश होगा, तो चवर्ग का पांचवा अक्षर क्या होगा, चा, छा, जा, झा, या। क्या होगा, चा, छा, जा, झा, या। तो आदेश क्या हो जाएगा, ना के स्थान पर या हो जाएगा। अब यहां क्योंकि दीर्घ आ है तो या, इसको यहां हटाओ, इस तरीके से है, ये पूरा यहां आदेश हो जाएगा, या यूं कह लो, इसको ना हम पूरा लिखेंगे, आ की मात्रा है, आ की मात्रा लगा दिया, कुछ नहीं करना। अब जैसे यहां तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हमेशा परिवर्तन सा और तवर्ग में होता है। अब यहां पे क्या बचा, याच धनिया। अब इसको क्या लिख सकते हो, याच्या, माफ कीजिए, क्या लिख सकते हैं जी आप, इसको आप लिख सकते हैं याच्या। क्या लिख सकते हैं, याच्या। समझ में आया। याच्या में संधि कौन सी है, तो आप कहोगे स्तुत्व संधि। कौन सी संधि है, तो कहोगे स्तुत्व संधि है। आई बात गई समझ में। एक इंपॉर्टेंट उदाहरण लिख लो, कौन सा है, शार्गिन धन जय, इंपॉर्टेंट उदाहरण है आपके लिए। शार्गिन ऐसे, धन जय, उतार लो, छाप लो, किंचित इंपॉर्टेंट अस्ति, शार्गिन धन जय। अब यहां पे कुछ नहीं करना है, यहां पे मैंने देखा ना है, एक तवर का पांचवा अक्षर है, इधर जा है, चवर का वर्ण है, और जब तवर से चवर का योग होता है, संधि होती है, स्तुत्व संधि होती है, परिवर्तन हमेशा तवर के स्थान पर होगा, ना के स्थान पर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा, इधर शार्गिन उतर आएगा, है ना जी, ऐसे शार्गिन। इधर क्या है, जय, आपस में जोड़ दो, मिला दो, क्या बन जाएगा, शार्गिन जय। क्या बन जाएगा, हाँ, शार्गिन जय। अस्तु, ये बन गया इसका संधित पद। इसमें संधि कौन सी है, स्तुत्व संधि है। ये ही इतना है आपका क्या, स्तोह श्चुनाश्चुः। क्या है, स्तोह श्चुनाश्चुः। आई बात गई समझ में। आगे चलते हैं। ये समझ में आ गया हो तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइएगा, अगली क्लास में उसका हम सॉल्यूशन देंगे। अब इसी ही क्रम में एक और संधि आती है, उसको हम साथ में इसलिए पढ़ लेते हैं कि इसी बिरादरी की है, इसी तरह भी उसका अभिभाव है, उसका नाम है, वो थी स्तुत्व संधि। ये कौन सी है, ये है स्तुत्व संधि। कितना बढ़िया है। ये कौन सी संधि है, स्तुत्व संधि है। कौन सी संधि भैया, बोलो बोलो बोलो, मुंह को खोलो, कुछ तो बोलो, तो कहोगे स्तुत्व संधि। इसका सूत्र क्या होता है, स्तुत्व संधि का सूत्र क्या होता है,
तो आप लिखोगे क्या क्या क्या, इष्टुनाष्टु, क्या लिखोगे भैया, इष्टुनाष्टु, क्या लिखोगे, इष्टुनाष्टु, छाप लो, उतार लो भैया, इष्टुनाष्टु। अजी थोड़ा साफ साफ लिख देना, तो आपका कोई भरोसा नहीं, कहा लिख के बैठ जाओगे भैया। इष्टु नाष्टु, अस्तु, इष्टु नाष्टु, उतार लो। इष्टुत्व संधि का सूत्र क्या होता है, इष्टुनाष्टु होता है, या इष्टुनाष्टु कौन सी संधि करता है, तो भैया आपका इष्टुत्व संधि करता है। इसका मतलब समझ लो, इसमें देखो कुछ चीजें दी हैं। एक शब्द है इष्टु, क्या है, इष्टु, एक है नाष्टु, इष्टुनाष्टु, समझ में आया, इष्टुनाष्टु। अब यहां पे फिलहाल इष्टुत्व संधि का मतलब हमें इष्टुत्व आदेश होगा, इतना पता है। अब यहां पे हमारे पास जो है क्या है, एक इष्टु का मतलब होता है शा, ये वाला शा, शकार, शकार, या अब टू का मतलब क्या होता है भैया, टू का मतलब होता है टवर्ग, टू का मतलब क्या होता है, टवर्ग, ठीक है, टू का मतलब टवर्ग। ये किसके बाद या पहले, एक स्टू और है, दो स्टू है इसमें, स्टूना, माफ कीजिएगा, एक है स्टूना, एक है स्टू, एक शब्द है यहां पे, थोड़ा ध्यान देंगे, दो चीजें हैं, एक शब्द है स्टूना, एक शब्द है स्टू। इस स्टू का मतलब भी क्या होता है, शकार, या ये वाला शा और टवर्ग। ये दो चीजें मेरे पास है, लेकिन एक चीज नहीं है। अब यहां पर लेकिन इसका नियम ही क्या होता है, नियम ये होता है, स या तवर्ग के चाहे पहले और चाहे बाद में क्या हो, क्या हो, चाहे पहले या बाद में क्या हो, ई वाला शा हो या टवर्ग का वर्ण हो, या इसके पहले ये वाला शा हो या टवर्ग का वर्ण हो। तो परिवर्तन क्या होगा, तो इस सा के अगर ऐसी कंडीशन कहीं बनती है, सा या टवर्ग के पहले सा या टवर्ग आता है, या उसके बाद मूर्धन्य सा या टवर्ग का कोई वर्ण आता है, उनका योग होता है, तो इस सा या टवर्ग के स्थान पर क्या हो, इस सा के स्थान पर मूर्धन्य सा आदेश हो जाएगा, और इस टवर्ग के स्थान पर टवर्ग आदेश हो जाएगा। वहां पे क्या चवर्ग, यहाँ पे टवर्ग आदेश हो जाएगा। समझ में आया। अब स्थानीय, और जब आप स्थानीय वर्ण और आदेश वर्ण के रूप में इसको आप देखेंगे, समझेंगे, तो क्या होगा, स्थानीय वर्ण और आदेश वर्ण के, स्थानीय वर्ण आपका होगा ये वाला सा, हाँ जी, कौन सा वाला कहोगे, ई वाला सा, और तवर्ग ता, था, दा, धा और ना। तो सा के स्थान पर मूर्धन्य शा आदेश हो जाएगा, ता के स्थान पर ट आदेश हो जाएगा, था के स्थान पर ठ आदेश हो जाएगा, टा ठा डा, अगर दा के स्थान पर धा के स्थान ढा, ठीक है, ना के स्थान पर टा ठा डा ढा ना आदेश हो जाएगा। समझ में आया। यह है स्थानीय और आदेश वर्ण। ऐसा हो जाएगा अगर सा टवर्ग के पहले या बाद में शा या टवर्ग आएगा तब। आई बात, गई समझ में आपके, इतना समझ गए, इष्टु नाष्टु का मतलब समझ गए। अब कहेंगे ये सा और तवर्ग कहां से आया है, ये सा और तवर्ग कहां से आया, तो भाई साहब ये जो सा और तवर्ग है, इसके जो पहले संधि आपने पढ़ा स्तोह इश्चुनाश्चु, मैंने हमेशा बताया कि जो पढ़नी एक बार लिख देते थे दोबारा लिखते नहीं थे। तो स्तोह, वहां पर स्तोह की चर्चा की गई थी, साकार और तवर्ग की चर्चा की गई थी। तो पिछले वाले सूत्र से हम सा और तवर्ग की अनुवृत्ति मान लेते हैं। समझ में आया, क्या मान लेते हैं भाई साहब, वहां से इसकी हम अनुवृत्ति मान लेते हैं। आई बात, कई समझ में। चलते हैं उदाहरण देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में क्या होता है, एक बार एक हम उदाहरण लिखा तू जी। जैसे कहते हैं रामस धन षष्ठः, क्या बोलते हैं भैया, रामस, लिखते हैं क्या, रामस धन षष्ठः, क्या लिखते हैं, रामस धन षष्ठः, ये लिखते हैं क्या, रामस धन षष्ठः। अस्तु, रामस धन षष्ठः लिखा है।
अब अपनी निगाहें थोड़ा और बड़ी करो, अपनी नजरों को और बढ़ाओ और निहारो और देखो, फिर बताओ कि यहाँ पे रामस है, यहाँ पे ई वाला सा है, उसके बाद ई वाला शा आया है, तो संधि कौन सी होगी? ष्टुत्व संधि होगी। और जब ऐसा ष्टुत्व संधि हो जाती है तो परिवर्तन हमेशा सकार और तवर के स्थान पर होता है। सकार और तवर के क्या परिवर्तन होता है? अगर सा है तो शा हो जाएगा, तवर का वर्ण है तो टवर का वर्ण हो जाएगा। देखते हैं, यहां पर हमको सा मिला है तो सा के स्थान पर हम क्या कर देंगे? शा कर देंगे। इधर आपके राम बचे हैं, इधर षष्ठा बचा है, ये ऐसे उतर गया, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा भैया। अब आपस में जोड़ दो, मिला दो, बन क्या जाएगा? रामश। आधा है तो आधा कर दो, षष्ठः, रामस षष्ठः, क्या बन गया? रामस षष्ठः। याद रखना, ये अक्सर पूछता है तो 3-3 बार यहाँ आधा, ये मूर्धन निशा है, और इसमें चारों ऑप्शन में बहुत ध्यान से देखना। तो रामस धन षष्ठा कौन सा बनेगा? कभी दे देगा ऑप्शन में रामस था, ऐसे दे देगा, लेकिन आपको यहाँ पे एक बार आधा, फिर पूरा, फिर एक बार आधा, ऐसे आपके 3 बार मूर्धन निशा है, ध्यान देना। अक्सर आपको ये गुमराह करता है इतनी बार सा। रामस षष्ठा क्या, कौन सा वाला सही होगा? समझ में आया? जैसे एक और उदाहरण है, उद, क्या? उद धन डयनम, क्या? उदधन डयनम, क्या क्या क्या? उदधन डयनम। अब यहां पे तवर का तीसरा अक्षर है, क्या तीसरा अक्षर? ता, था, दा, तीसरा अक्षर है। अब इधर ड लिखा है, ड किस वर्ग का है? ये टवर्ग में आता है, टा, था, डा। इधर तवर का, उधर टवर का वर्ण। जब तवर्ग और टवर्ग का योग होता है तो संधि होती है ष्टुत्व संधि। तो यहां पर क्या हो जाएगा? परिवर्तन हमेशा तवर के स्थान पर। ये तवर का तीसरा वर्ण है तो यहां पे टवर का तीसरा वर्ण आदेश हो जाएगा। यहां पे टवर का तीसरा वर्ण डा होता है, इधर उ है, इधर प्लस डयनम है, क्या है? डयनम है। अब क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, जोड़ दो, मिला दो, उड्डयनम। क्या बन जाएगा? उड, क्या बन जाएगा भैया? उड्डयनम। कोई दिक्कत, कोई समस्या? समझ में आई बात? उद उड्डयनम बन जाएगा। समझ में आया? एक और है, जैसे इसी में ही देख लेते हैं, कृष धन नह, क्या? कृष धन नह। अब इसमें देखो, अभी तक इसमें क्या था? मूर्धन्य सा या टवर्ग बाद में आता था, किंतु इसमें देखो मूर्धन्य सा पहले आ गया। तो घबराइएगा नहीं, केवल योग होना चाहिए, चाहे आगे आए चाहे पीछे आए। यहां पर क्या होगा भैया? यहां मूर्धन्य शाह है, अब मूर्धन्य शाह है, अब इधर तवर्ग का वर्ण है, ता, था, दा, धा, ना। तवर का यहां कृष को ऐसे लिख लो, क्योंकि इस वाले शाह में तो परिवर्तन आप करते नहीं हो। परिवर्तन हमेशा सकार और तवर्ग में होता है। तवर्ग का वर्ण उधर है, परिवर्तन उधर करो। ये तवर्ग का 5वां अक्षर है तो आदेश क्या हो जाएगा? टवर का 5वां अक्षर टा, ठा, डा, ढा, णा। तो ना के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा आपका? ना के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? तो ना के स्थान पर णा आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा? णा आदेश हो जाएगा। अस्तु, अब आपस में जोड़ दो, मिला दो भैया, क्या बन जाएगा? कृष्ण। क्या बन गया? कृष्णा। ध्यान दीजिएगा, कृष्णा हमें संधि कौन सी है? आप कहोगे ष्टुत्व संधि है। कौन सी संधि भैया? ष्टुत्व संधि है, भूलना नहीं है। कौन सी संधि है? कहोगे किस सूत्र से है? तो इष्टु नाष्टु से है। अस्तु, आई बात गई समझ में। एक इंपॉर्टेंट उदाहरण है, लिख लो। इंपॉर्टेंट उदाहरण है, अक्सर आपके यहाँ पूछा गया है, पूछता भी है। लिख लो, लिख लो, छाप लो भैया। क्या क्या क्या? चक्रिन, क्या? चक्रिन धन ढौकसे। चक्रिन धन ढौकसे। चलो बताओ क्या बनेगा? अब यहां पर क्या है? अगर आप पूर्ववर्ण देखो, तवर का 5वां अक्षर आया है कि नहीं है? ता, था, दा, धा, ना। ये तवर का है, उधर ढा है, उधर ढा लिखा है, प्लस के उधर ढा लिखा है, टा, ठा, डा, ढा। इधर
टवर्ग का वर्ण है, इधर तवर्ग का वर्ण है, और जब तवर्ग और टवर्ग का योग होता है तो संधि कौन सी होती है? वहां पे होती है आपकी ष्टुत्व संधि होती है। आदेश क्या होता है? तो वहां पे जो परिवर्तन होगा तवर्ग में होगा, ना के स्थान पर टवर्ग का 5वां अक्षर ना आदेश हो जाएगा। समझ में आया? इधर ढौक से है, इसे ढौक से उतार लो भैया। है क्या हो गया? ढौक से हो गया। अब इधर क्या हुआ? इधर क्या बचा? चक्रण। क्या बचा? चक्रण। ये हलंत है, मतलब आधा है। अब आपस में जोड़ दो, मिला दो, क्या बन जाता है? चक्रण ढौक से। चक्रण ढौक से। समझ में आया? इंपॉर्टेंट उदाहरण है, बार बार बता रहा हूं। चक्रण ढौक से। यहां पे संधि कौन सी है तो आपको बताना है। यहां पे संधि है भैया ष्टुत्व संधि है चक्रण ढौक से में। किस सूत्र से है? तो इष्टुनाष्टु से है। आई बात गई समझ में? इंपॉर्टेंट उदाहरण चक्रण ढौक से। और देख लो विष धन नु। क्या? विष धन नुह। समझ गए होंगे मामला क्या होगा? यहां पे मूर्धन्य श है, उसके बाद तवर्ग का 5वां अक्षर है, और जब ऐसा हो कि तवर्ग और या शा या चवर, माफ कीजिएगा, टवर्ग का जब योग हो रहा हो तो संधि ष्टुत्व होती है। तो परिवर्तन हमेशा कहाँ होता है? तवर्ग में होता है या दंत सा में होता है। यहाँ तवर्ग का 5वां अक्षर है तो आज आदेश क्या हो जाएगा? टवर्ग का 5वां अक्षर णा होता है, ना की जगह णा, उ की मात्रा तो णु। अब इधर विष बचा है तो भैया विष पिलाओ खूब बढ़िया से। इधर हो गया विष, अब जोड़ दो मिला दो, बन गया क्या? विष्णु। क्या बन गया? विष्णु कृष्ण इत्यादि में कौन सी संधि है? तो आपको हो गई ष्टुत्व संधि है। अगर कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। कहीं कुछ आपको समझ में ना आया हो तो भैया बताइएगा, हम तुरंत बताएंगे। एक और लिख लो, बड़े भला कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। क्या है भैया? बहुत अच्छे हैं। जैसे लिखते हैं दुस, जैसे आप लोग लिखते हो। अरे जब भैया छापते हैं तो क्या छापते हैं? जैसे लिखते हैं दुष, क्या छापते हैं? दुष धन। हाँ तो दुष धन। क्या? दुष धन। इधर सा आया है, उधर टवर्ग आया है, इनका योग हो तो ष्टुत्व होगा। परिवर्तन हमेशा सा या तवर्ग में होगा। इधर सा में परिवर्तन होगा तो कौन सा? मूर्धन्य सा हो जाएगा। हलंत है तो आधा। इधर क्या? दुष। इधर टह, जोड़ दो मिला दो, क्या बन गया? दुष्टह। दुष्टह में संधि कौन सी है? तो ष्टुत्व संधि है। ये नहीं समस्या, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, समझ लेना। ये हो गई आपकी ष्टुत्व संधि और ष्टुत्व संधि। ये दो संधियां एक बिरादरी की थी, एक जैसे थी, इसलिए इनको हम एक साथ पढ़ते हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार। शुभम भूयात सर्वदा।